17 जून 2026 शाम के लगभग 4:35 के आसपास का वक्त हो रहा था। महाराष्ट्र प्रदेश में पुणे शहर है और पुणे शहर के अंदर ही एक थर्ड वेव कॉफ़ी के नाम से एक शॉप होती है। एक लड़का और लड़की दोनों पहुंच जाते हैं। जब जाते हैं बड़े ही हंसते हुए खिलखिलाते हुए उसके अंदर प्रवेश करते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं रिसेप्शन पर। और जब रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहां जाने के बाद एक शर्त रखते हैं। शर्त ये रखते हैं कि हमें एक ऐसी जगह बैठना है जो बिल्कुल एकांत हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पर कोई आ ना सके। जब इस तरह की बात कही जाती है तो रिसेप्शन पे साफ साफ कह दिया जाता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसी जगह है, ऐसा लॉन है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको जो भी ऑर्डर देना है आप ऑर्डर देकर यहाँ से चले जाइए। ऑर्डर दे दिया जाता है, जो भी खाने का ऑर्डर या कॉफ़ी का ऑर्डर था। उसके बाद फिर वो दोनों जाकर आराम से इत्मीनान से बैठ जाते हैं। उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन उन्हें कोई देख रहा था सीसीटीवी कैमरा। जो भी उनकी हरकतें थी, जो भी बातचीत कर रहे थे, सब कुछ उनके उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था देखकर जैसे कि बहुत तगड़ी सटीक कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, वाकई सचमुच प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग कर रहे थे एक कत्ल की। उन्हें कत्ल करना था और वो भी ऐसा कत्ल करना था कि वो हादसा लगे। अगर कभी बात पकड़ने या फिर कोई गिरफ्तारी की बात आ जाए तो कोई सबूत ना छूटे। पूरी प्लानिंग की जाती है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहते थे, लेकिन गलती हो जाती है। कहते हैं ना कि क्राइम को कितने भी सटीक तरीके से अंजाम दिया जाए फिर भी गलती हो जाती है। यहाँ भी गलती हो जाती है, लेकिन इस कत्ल की गूंज अब पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में फैल चुकी है। हर कोई इसी घटनाक्रम के बारे में बातचीत कर रहा है। जहाँ देखो वहाँ यही घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे के क्या कारण थे। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिस गलती ने उनको पकड़वा दिया और इतनी लंबी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि लड़के का जो पिता है वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो भाग जाते। वो भागे क्यों नहीं, ये भी सब बताने की हम कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का शहर है पुणे, लेकिन कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 से। कर्नाटक प्रदेश के गुलबर्गी एक जगह लगती है। गुलबर्गी जगह में एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में पुणे शहर की दो बड़ी हस्तियां, वो दो बड़े बिजनेसमैन पहुंचे थे। एक बिजनेसमैन जो होता है जिनका मसाले का, ड्राई फ्रूट्स का बड़ा कारोबार होता है, वो भी इस शादी समारोह में पहुंचे थे कर्नाटक की गुलबर्गी में। और दूसरा रियल एस्टेट के कारोबारी होते हैं सक्सेस ग्रुप के मालिक विशाल अग्रवाल, उनकी पत्नी रेखा, बेटा जिसका नाम केतन अग्रवाल होता है। ये सब पहुंचते हैं। जब वहाँ आराम से मिल रहे थे, देख रहे थे, तभी उन्हें कुछ आपस में ही, क्योंकि पुरानी जान पहचान थी और पुरानी जान पहचान होने के दौरान ही जब आपस में मिलते हैं, अच्छा तुम भी यहाँ शादी में आए हो, इस तरह से बातचीत करते हैं तो नज़र पहुंच जाती है उनके बेटे पर। बेटा है, इकलौता बेटा है, नाम जिसका केतन अग्रवाल होता है। यहाँ भारत में पढ़ाई करने के बाद सीधा अमेरिका पहुंच जाता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की, वहाँ से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद साल 2023 में भारत आ जाता है और अपने ही पिता का एज ए डायरेक्टर बिजनेस संभाल रहा था। अरबपति घराना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी उम्र मुश्किल से मुश्किल 23 साल या फिर 24 साल के आसपास रही होगी। इसी बीच में जो विशाल अग्रवाल होते हैं रियल एस्टेट कारोबारी, उनके चचेरे मामा होते हैं जिनका नाम होता है नरेंद्र मित्तल। नरेंद्र मित्तल की जब मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होती है, तो नरेंद्र मित्तल कहने लगते हैं कि विशाल बेटा बड़ा हो रहा है, शादी वादी की बात करोगे कि नहीं करोगे। तो विशाल अग्रवाल कहते हैं कि मामा जी आप जहाँ चाहोगे वहाँ बात कर लीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जब इस तरह की बात आती है तो ये विशाल अग्रवाल जब अपने मामा पे पूरी कहानी छोड़ देते हैं नरेंद्र मित्तल पर, तो नरेंद्र मित्तल कहते हैं कि यहाँ जो दूसरा परिवार आया है, मसालों के कारोबारी हैं, तो उनकी बेटी है जिसका नाम सिया अग्रवाल है। सिया अग्रवाल से आप एक काम कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए और देख लीजिए लड़की को। अगर आप एक नज़र उस लड़की को देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको लड़की पसंद आ जाए। जब दोनों फैमिली आपस में मिलती हैं और इस रूप में मिलती हैं कि शादी वाली बात होती है, तो एक तरफ केतन अग्रवाल है, दूसरी तरफ सिया गोयल है। इन दोनों की शादी की बात, लड़की की उम्र 20 साल है, लड़के की उम्र लगभग 24 साल के आसपास है। लड़की भी देखने में ठीक ठाक सुंदर है, लड़का भी देखने में ठीक ठाक सुंदर है। दोनों ही फैमिली आपस में बातचीत करते हैं और कर्नाटक के गुलबर्गी में जो शादी होती है, वो शादी के तुरंत बाद जैसे ही ये पुणे पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते और बहुत ही कम वक्त में सगाई भी कर देते हैं। और वो तारीख होती है 11 फरवरी 2026। जैसी सगाई हो जाती है, इस लड़की की जो दुनिया थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। क्योंकि जो सिया गोयल होती है, सिया गोयल जहाँ पर उनका अपना बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के पास में ही किराना स्टोर के मालिक होते हैं। उनकी बेटा होता है जिसका नाम चेतन चौधरी होता है। चेतन चौधरी से लगभग 1 साल से ये आपस में प्यार मोहब्बत दोस्ती ये सब कुछ चल रहा था। और जैसे ही ये बात चेतन को पता चलती है,
चेतन कहता है कि तुम तो शादी कर रही थी, तुमने तो कसम खाई थी कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, मरेंगे साथ, सब कुछ साथ करेंगे, तो फिर आज तुम पराई होने वाली बात कर रही हो। वो कहती है कि मैं घर वालों को मना नहीं कर पाई, करूं तो क्या करूं। तभी वो चेतन कहता है कि एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम लोग यहाँ से भाग कर अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, और नई दुनिया बनाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक जब हो जाएगा तो वापस लौट कर आ जाएंगे। लेकिन सिया कहती है कि नहीं, हम भागकर नहीं जाएंगे, अगर भागकर जाएंगे तो हमारा परिवार कितना, पूरा शहर में कितना प्रतिष्ठित परिवार है, अरबपति फैमिली है, अगर पूरे शहर के लोगों को पता चलेगा तो कितनी थू थू करेंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसी ठोस प्लानिंग करनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जब इस तरह की प्लानिंग वाली बात आती है, चेतन ने कहा सोच लो, अगर हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे क्या कोई गलती हो जाए। जब इस तरह की बात बदनामी की आती है, लेकिन लड़की साफ साफ मना कर देती है कि हम लोग कुछ नया ही करते हैं। अब ये पहली बार ऐसा मौका आता है सिया गोयल का और दूसरा केतन अग्रवाल का, जब दोनों इकट्ठा होकर एक जगह घूमने के लिए निकलते हैं, बिल्कुल तन्हा कोई नहीं होता। तो ये तारीख आती है 31 मई 2026, जो इनका घर होता है पुणे से लगभग 50 से 52 किलोमीटर दूर। लोहगढ़ एक किला है जो काफ़ी मशहूर है, जो पिकनिक के लिए और ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। ये दोनों प्लानिंग करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, और जैसे वहाँ जाते हैं, हालांकि पहली प्लानिंग में जो था वो केतन अग्रवाल की प्लानिंग में था, सिया नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी जब जिद करने लगता है केतन तो फिर उसे जाना ही पड़ता है। जब वहाँ जाते हैं, जाकर घूम घाम कर वापस लौट कर आते हैं, तो सबसे पहले बातचीत होती है सिया की चेतन चौधरी से। चेतन चौधरी से बातचीत होती है। चेतन चौधरी को तो गुस्सा था ही, वो कहता है कि तुम उसके साथ घूमने भी चले गई। देखो कितनी अजीब बात है। वो कहता है कि मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर ऐसा मन कर रहा था कि उसे धक्का दे दूं और धक्का देके वहीं मार दूं। जब ये बात उसने सिया ने चेतन चौधरी से बात कही है, तभी दिमाग में ये आइडिया क्लिक हो गया। उसने कहा यार ये तो आराम से हो सकता था, और ये हादसा भी लगेगा, ये तो मैं उस दिन भी कर सकती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी वाली बात थी। तभी ये 31 तारीख को तो गए थे, 31 मई 2026 को। 3-4 दिन के बाद इनको 4 जून 2026 को इंडोनेशिया के बाली में जाना था घूमने के लिए। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, टिकट हो चुके थे, होटल में कहाँ ठहरना है, कहाँ कहाँ घूमना है, गाड़ी की व्यवस्था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। अब इसी बीच में चेतन कहता है कि एक तरफ तुम कहती हो कि इसको पहाड़ से धक्का देके मार देना चाहिए, दूसरी तरफ तुम बात कर रही हो इंडोनेशिया के बाली में उसके साथ रुकोगी, उसके साथ मस्ती करोगी, बातचीत करोगी, और मुझे इस तरह की तकलीफ दोगी। या तो तुम उसी से शादी कर लो, नहीं तो फिर भी मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, भाग कर शादी कर लेते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। जब बात ना जाने वाली बात आती है, जब ये मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, वहाँ जब टिकट वगैरह ये चेक हो रहे थे, पासपोर्ट चेक होता है, जब विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर केतन की बहन होती है, केतन का एक दोस्त होता है, और उसकी मंगेतर जिसका नाम सिया गोयल होता है। ये सब होते हैं, सब अपना अपना पासपोर्ट तो दिखा देते हैं, लेकिन केतन का जो पासपोर्ट था वो गायब था। अब उसे पूछा जाता है तो कहता है कि साहब मैंने रखा तो बैग के अंदर ही था, सब कुछ है, लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं है। तो इसलिए वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है। ट्रिप ऐसी कैंसिल होती है कि उन्हें घर वापस आना पड़ता है। जब घर वापस आना पड़ता है तो केतन का थोड़ा मूड खराब था। अब ऐसी स्थिति में उसने अपनी सास को, जो होने वाली सास थी रेखा, सिया ने फ़ोन किया, कहा कि मम्मी अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरी वजह से कि मैंने मतलब ये कैसे पता नहीं उनका पासपोर्ट गायब हो गया है, तो आप एक काम करिए, इन्हें मेरे साथ इनकी पसंदीदा जगह जो लोहगढ़ है किला, वहाँ भेज दीजिए, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो जब परिवार वालों ने सुना कि अभी तो ये 2-4-5 दिन पहले घूमने के लिए गए थे, अभी इंडोनेशिया जा रहे थे, इसलिए एक काम करो अब नहीं जाएंगे। तो 5 जून 2026 का फिर से लोहगढ़ जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो जाता है, वो प्लान कैंसिल होता है। इसलिए फिर कुछ थोड़ा सा वक्त बीतता है, फिर तारीख आती है 14 जून 2026, ये फिर से जाते हैं। जब जाते हैं तो इसके बाद फिर उन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो 31 मई को प्लानिंग बनी थी, दिमाग में जो आइडिया आया था, वो 14 जून 2026 को उसको साकार कर देते हैं। और ऐसा साकार करते हैं कि जब ये दोनों पास पास में हैं और वो दीवार के पास में खड़ा हुआ है तो वो धक्का दे देती है। जैसे सिया ने ऐसे केतन अग्रवाल को धक्का दिया तो पेड़ की आड़ की वजह से वो बच जाता है, लेकिन जब बच के ऊपर आता है वापस दीवार पर तो वो सिया से पूछता है कि तुमने धक्का क्यों दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास सांप था, अगर सांप में काट लेता तो तुम्हारी जान जा सकती थी, मुझे क्या पता था कि इतनी गहरी खाई है। वो बात हंसी मजाक की बात थी, बात टल जाती है, लेकिन जो प्लानिंग थी वो सक्सेस नहीं हो पाती। अब चूंकि 19 जून 2026 को सिया का जन्मदिन होता है और जन्मदिन की तैयारी चल रही थी धूमधाम से, ऐसे मीडिया रिपोर्ट बताती है कि महाबलेश्वर में इनका एक प्लान बना था, पूरी फैमिली के लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पर जन्मदिन मनाया जाएगा, धूमधाम से जन्मदिन होगा, सब कुछ ठीक ठाक ऐसे ही होने वाला था। लेकिन इसी बीच में चेतन और सिया फिर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि क्या करें,
तभी कहते हैं एक काम करो, मिलते हैं, मिलने के बाद प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद जो भी तय होगा उसके बाद करेंगे। तो प्लानिंग होती है 17 जून 2026 को शाम के 4 बजकर लगभग 55 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। और इसी बीच में ये पहुंच जाते हैं सीधा एक होटल में, जो थर्ड वेव कॉफ़ी शॉप होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आराम से बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद प्लानिंग करते हैं कि कल ये काम ख़त्म होना है, यानी कि केतन अग्रवाल की हर हाल में हत्या करनी है। कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, अब इसकी प्लानिंग थी। चेतन से कहा जाता है कि तुम एक काम करना है, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम ऐसा रूप बना के आना जिससे तुम्हारी पहचान ना हो। इसलिए जब वो जाता है और साथ में उससे कहा जाता है कि मोबाइल तो बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हारा मोबाइल पास में हुआ तो देख लेना पकड़े जाने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए एक तो उसने अपना जो भेष था वो बदला, साथ ही जो अपना मोबाइल था उसने मोबाइल लेने के लिए बिल्कुल सोचा ही नहीं। अपना ही घर का जो नौकर होता है नीरज, उसका मोबाइल ले लेता है और अपना मोबाइल घर पर छोड़ देता है। अब इधर जो होती है सिया ने जैसे 18 तारीख की सुबह होती है, सुबह होते ही वो अपनी कार उठाती है। कार उठाने के बाद सीधा इसके घर पहुंचती है। केतन अग्रवाल के घर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि केतन तैयार हो जाओ। केतन तो पहले से ही उतावला था जाने के लिए, पहले से तैयार था, अपना बैग पैक करके एकदम रेडी था और वो यहाँ से निकल जाते हैं। करीब 55 किलोमीटर का सफ़र होता है, जो भी समय लगता है उसे तय करने के बाद ये उस जगह पहुँच जाते हैं लोहगढ़ में, जहाँ पर पहले ही पार्किंग होती है। गाड़ी को रोकना पड़ता है, रोकने के बाद फिर एक टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सिया होती है टिकट लेती है 25-25 रुपये के 2 टिकट। अब वहाँ आराम से घूमना था। और उसके बाद फिर इसी बीच में जो चेतन होता है वो अपना एक स्कूटर उठाता है, स्कूटर से वहाँ सीधा पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि जो उसके पास जेब में पैसे ही नहीं होते, मोबाइल था तो वो नौकर का मोबाइल होता है नीरज का। तो अब ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में वो पैसे का पेमेंट कैसे करे। तो वहाँ उसे गार्ड ने रोक लिया कि जब तक टिकट नहीं लेके आओगे आप अंदर नहीं जाओगे। उसने कहा मैं तो यहाँ डेली आता रहता हूँ, तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगा और मेरे कुछ दोस्त वगैरह अंदर हैं, उनसे पैसे लेके मैं तुम्हें दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा उससे झिटकता हुआ उस गार्ड को वो अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वहाँ जाते हैं, जाने के बाद तुरंत ही मौका मिलते ही एक ऐसी जगह धक्का दिया जाता है। धक्का देकर उसकी 400 फीट गहरी खाई में डाल दिया जाता है। वो शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि देखो मेरा जो मंगेतर है, मेरे जो साथी है केतन अग्रवाल, वो गिर गया है। हालांकि पुलिस आती है, जो बाकी सुरक्षाकर्मी होते हैं वो आते हैं, जो रेस्क्यू अभियान चलाने वाले आते हैं वो भी आते हैं। शुरुआत में इसे हादसा ही दिखाया गया था और जब हादसा दिखाया जाता है तो उसके बाद फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है, शहर के लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जब ये 21 जून 2026 को घर पहुंचती है शोक मनाने के लिए केतन के घर पर, तो केतन की बहन पूछ बैठती है कि उस दिन हुआ क्या था। बस हुआ क्या था ये सवाल पूछना, यहाँ चेहरे पर अजीब तरह के भाव उत्पन्न होना, लड़की को थोड़ी दिक्कत होना कि मेरे भाई के बारे में बात चल रही है। तभी वो पिता के पास जाती है, पिता से बातचीत करती है। पिता पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं। और पुलिस इस मामले में जब घटनाक्रम के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो सबसे पहले सवाल किया जाता है सिया से, सिया उस दिन हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, थोड़ा बताओ। सिया ने पहला बयान दिया था, वो कहती है कि फोटो खींच रहे थे, उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। कोई बात नहीं, जब दोबारा सिया से पूछा जाता है, बड़े अधिकारी आते हैं, सिया क्या हुआ था उस दिन, कुछ बताओगी। तो सिया कहती है इतनी लगभग 3400 फीट ऊंचाई है उस किले की, और वहाँ चल के जब जाते हैं तो सीढ़ियाँ चल के थक चुके थे। मैं आराम करने के लिए एक जगह बैठ जाती हूँ, वो भी आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। इसी बीच ही मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो जब पानी की बोतल वो देते हैं तो इसी बीच में उनका डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तभी जो अधिकारी ने पहले सुना था बयान और फिर एक अधिकारी ने दोबारा सुना, जब इन बयानों की आपस में बातचीत हुई तो कहा कि ये तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। इसी बीच में लड़की का CDR निकलवाया था। CDR निकलवाने के बाद कहानी आती है चेतन की, और जब चेतन की कहानी निकल के सामने आती है तो जाहिर सी बातें से वो छुपा नहीं पाया। हालांकि उसका जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ था, जो पहले से प्लानिंग का हिस्सा था, वो घर पर रखा हुआ था। लेकिन जब पुलिस प्रशासन जाता है जांच पड़ताल करने के लिए, घर पर पूछताछ करता है कि तुम कहाँ थे, क्या था, उसके जो सब लोगों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, तो नीरज पुलिस के सामने पड़ जाता है। नीरज बातों ही बातों में ये बात बता देता है कि साहब ये तो मोबाइल अपना यहीं छोड़ गए थे और मेरा मोबाइल लेकर चले गए थे। बस ये गलतियां थी, उन गलतियों से फिलहाल वो पकड़े गए हैं। उन्हें 23 तारीख को गिरफ्तार किया और वो 29 जून 2026 तक पुलिस के रिमांड पर रहेंगे। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जो भी सख्ती से पूछताछ करेगी, जैसे भी करेगी। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। पुलिस के लिए वाकई मुश्किल है। हालांकि पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है, FSL टीम पहुँचती है उस जगह पर। ये देखा जाता है कि कहाँ कब कैसे कैसे हादसा हुआ था या फिर किस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस एक एक सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। टेक्निकल चीज़ें हैं जो जुटाई जा रही हैं, मोबाइल हैं जो जुटाए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं है। ये अदालत में कितने दिन टिकेगा, कितने दिन नहीं टिकेगा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरा देश आज इस घटना के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। पूरा देश का बस चले तो आज के आज ही
सिया अग्रवाल और जो सिया गोयल और उसका जो प्रेमी है चेतन चौधरी, उसको आज के आज फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कानून जो कहता है, कानून कुछ अलग कहता है। कानून जो कहता है जो कहता है, लेकिन जो माँ कहती है, रेखा रेखा जो इस लड़के की माँ है, वो कहती है कि मेरे बेटे को जिस तरह से मारा है उस तरह से लड़की को फांसी दो, उसके प्रेमी को फांसी दो, उसके पिता को भी फांसी दो, उसकी माँ को भी फांसी दो। लेकिन विशाल अग्रवाल कहते हैं कि देखो कानून की बात है, कानून के हिसाब से चलनी चाहिए। मामला अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा तो जल्द से जल्द फैसला आएगा और ये तय हो जाएगा कि किस आरोपी को कितनी सजा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ये तो खैर कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन जो भी हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। पिता की बात बिल्कुल सही है, लेकिन चेतन के जो पिता हैं वो कहते हैं कि मेरा तो लड़का इस लड़की को जानता ही नहीं है, मेरे तो लड़के को फंसाया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, इस तरह की कहानी रच रहे हैं। लेकिन कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारा लड़का 2004 बार वो कॉल करता है, जनवरी 2026 से लेकर ये 18 जून 2026 की सुबह 7 बजे तक 2004 बार कॉल की जाती हैं, जिसमें अगर घंटों की बात करें तो 238 घंटे बातचीत होती हैं। अगर वो जानते नहीं हैं तो कैसे बातचीत कर रहे हैं, जबकि वे बिजनेस जो भी इनका किराना है, सामने उसका लड़की के परिवार का बिजनेस है। तो ये सब जब हो रहा है तो उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है इनके पिता कितना ज़्यादा इनोसेंट बन रहे हैं। क्योंकि मामला भी हाईलाइट है, अभी से इनका ये रंग रूप है, तो आगे चल के खैर वो क्या स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक लड़की जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, उसकी शादी होती है राजा रघुवंशी से। तारीख थी 11 मई 2025 और 21 मई 2025 को दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग चेरापूंजी में जाते हैं। और वहां जाने के बाद उनके जो लड़की होती है सोनम रघुवंशी, उसका नौकर से प्रेम प्रसंग था, नौकर राज कुशवाहा से। और वो नौकर को पाने की चाहत में उसने राजा रघुवंशी को ऐसे ही पहाड़ से फेंकवा दिया था, उसकी हत्या करा दी थी। हत्या कराने के बाद पुलिस ने ये मामला जब खोला, फिर इतना मीडिया में हाईलाइट रहता है कि हर घर में, हर चौराहे पे, हर जगह पे यही चर्चा हो रही थी कि राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, सब कुछ ऐसे चल रहा था। लेकिन कानून का जो लचीलापन है और कानून की जो दाव पेंच है, सोनम रघुवंशी ने ऐसे चले कि वो कोर्ट में एक अपील करती है और अपील करने के बाद कहती है कि गिरफ्तारी का जब हुई थी तो उस वक्त कोई ठोस कारण नहीं बताया गया था कि तुम्हारी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। वो अदालत में ये भी कहती है कि सही धाराएं स्पष्ट रूप से लिखित रूप में नहीं दी गई थी, इसलिए मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। जब जज के सामने ये फाइल रखी जाती है, जज साहब उस फाइल को देखते हैं और देख के कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन शर्त है आप शिलोंग से बाहर नहीं जाओगी, आप हर दिन जाके थाने में जाकर हाजिरी दोगी। वो आराम से जिंदगी जी रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एक पत्रकार ने सवाल पूछा, सोनम रघुवंशी तुम्हारा खर्चा कहाँ से चल रहा है? जब परिवार वालों ने तुमसे संपर्क तोड़ दिया है तो वो कहती है कि मेरा पर्सनल मामला है, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, और मैं इस बात को किसी को बताना नहीं चाहती। तो जैसे आज सोनम रघुवंशी अपना रंग बदल रही है, वो जेल से छूट कर आ गई है। हालांकि मेघालय की पुलिस इस फैसले को बदलवाने के लिए सीधा हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। अब हाई कोर्ट ने अगर इस याचिका को स्वीकार कर लिया तो फिर तो जाहिर सी बात है इनको जेल जाना पड़ेगा, और याचिका स्वीकार नहीं की तो जिस तरह से सोनम रघुवंशी आराम से घूम रही है वैसे ही घूमती रहेगी। आज हम इस कहानी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सिया के बारे में बात कर रहे हैं, चेतन के बारे में बात कर रहे हैं। देख लेना, कल कोई नई कहानी होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सरकार, ये कानून, ये कोर्ट, ये पुलिस, ये अगर किसी भी मामले में कम से कम समय में अगर आरोपियों को सजा दे देना तो लोगों के अंदर डर बैठेगा कानून का, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है, इसलिए लगातार कानून तोड़ते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं और हम कहानियां सुनाते रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जितने भी जज अगर हमारी वीडियो देख रहे हो, जितने पुलिस वाले हमारी वीडियो देख रहे हो, सरकार के कुछ नुमाइंदे हमारी वीडियो देख रहे हो, मीडिया वाले भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हो, तो मांग ये करनी चाहिए कि यहाँ पर सख्त कानून का कम से कम समय में पालन होने वाली बात होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने लचीले कानून का फायदा उठाया, 2 कोच बताए और 2 कोच बताते ही उसको जमानत मिल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहेंगे कि देखो अधिकारों का हनन की बात कर रहे हैं। जाते जाते रजत पोसवाल हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेवात के रहने वाले मौसम खान है, उनकी पत्नी है बरसीना खान, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। पंजाब पुलिस में हैं गुरविंदर सिंह सरपंच, सतीश गुज्जर हैं, ब्रजेश गौड़, विमला देवी, नरेश कुमार, मदन मोहन भारद्वाज, मयंक सिंह चौहान, नईम चौधरी, शाहिर खान, अनीस खान, मोहम्मद अनवर सलमानी, आफ्ताब मलिक, संत कुमार, अनूप शर्मा, विशाल कुमार निषाद, रोबिन कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।